हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं पावर फैक्टर करेक्शन। तो इसमें देखो हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पावर फैक्टर करेक्शन जो पढ़ना है वो पढ़ना ज़रूरी क्यों है। फिर देखेंगे ये है क्या। उसके बाद हम करेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, पावर फैक्टर करेक्शन कैसे पावर फैक्टर को करेक्ट करता है वो देखेंगे। लास्ट में एक एग्जाम्पल या फिर आप बोल सकते हो न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए। तो देखो, आपके घर में लोड होते हैं, तो जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, मोटर हो गई, ये सब लोड है। इनको बोलते हैं डोमेस्टिक लोड। वैसे के वैसे जो इंडस्ट्री वगैरह होती है उसमें लोड होता है, उनको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल लोड। तो इंडस्ट्री में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी मशीन्स लगी हुई होती है, वो हो गई इंडस्ट्रियल लोड। तो ये जितने भी आपके लोड होते हैं ना, ये सारे ही लोड आपके लो लैगिंग पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लो लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये जो पॉइंट है ना, लो लैगिंग पावर फैक्टर। अब देखो इससे होता क्या है, सिंपल देखो, एक बेसिक इंडक्टिव लोड लेके चलते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक सिंपल इंडक्टिव लोड है, ये आपका हो गया एक्स एल, कि जो भी इस इंडक्टर का रिएक्टेंस है, यानी एल इसका इंडक्टेंस हो गया और एक्स एल इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये लोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका, लेट्स से इस लोड में करंट फ्लो हो रहा है, और ये आपका जो आप सप्लाई वोल्टेज दे रहे हो। देखो ऐसा समझो कि ये जो सर्किट है ना, ये आपकी एक वॉशिंग मशीन है। ठीक है, पूरी वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन में ये आपका, उसका वॉशिंग मशीन का जो इंडक्टिव वाला पार्ट है वो, और ये उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो वॉशिंग मशीन एक इंडक्टिव लोड है, और ये आपने सर्किट बना दिया। देखो जो इंडक्टिव लोड, जितने भी इंडक्टिव लोड आपके, उन सब में क्या होता है, आपका जो एक्सेल वाला पार्ट होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो आपका रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के कंपेयर में। तो यहाँ से देखो, अगर सिंपल ऐसा कोई सर्किट है आपका इंडक्टिव वाला, तो उसके लिए अगर आपको फाई की वैल्यू लिखनी है तो कैसे निकालते हो, टेन इनवर्स जो भी आपका रिएक्टिव पार्ट है यानी एक्सएल डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है, ऐसे आप निकालते हो फाई। तो अब देखो, आपको पता है कि इंडक्टिव लोड का आपका जो एक्सएल है वो होता है ज़्यादा। ठीक है, अगर एक्सएल ज़्यादा है यानी ये वाला पार्ट ज़्यादा हो गया ना, सेल बाय आर, ये ओवरऑल पार्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपकी जो फाई की वैल्यू वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो फाई यहाँ से क्या मिला आपको, ज़्यादा। तो यहाँ से अभी क्या क्या समझा आप, इंडक्टिव लोड में फाई, ठीक है, वो होता है ज़्यादा। क्लियर है, फाई होता क्या है, अगर ये डाउट है आपको, देखो ये सिंपल आपका वोल्टेज है, एंड ये आपका हो गया करंट। ये जो बीच में एंगल रहता है, ये आपका रहता है फाई। ठीक है, इंडक्टिव लोड है इसलिए करंट पीछे बनाया मैंने वोल्टेज से। तब देखो फाई ज़्यादा, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इससे क्या समझे आप। तो देखो सिंपल आप कॉस फाई को देखते हैं। ठीक है, कॉस फाई आपका होता है पावर फैक्टर। अब देखो आपका जो फाई है, ये फाई, ठीक है, ये आपका क्या है, ज़्यादा इंडक्टिव लोड के लिए। ठीक है, और ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, यानी अब देखो अगर फाई आपका ज़्यादा है तो कॉस फाई आपका कम होगा। ठीक है, देखो ऐसे समझो, जैसे कॉस 90 आप बोलते हो, कॉस 90 होता है जीरो, कॉस 90 में फाई की वैल्यू कितनी हुई 90। वैसे ही देखो कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। बड़ी वैल्यू किसकी है, कॉस जीरो की, यानी फाई जितना कम होता है उतनी कॉस फाई की वैल्यू आपकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई ज़्यादा है तो कॉस फाई की वैल्यू कम। अब देखो आपको पावर पता है, ठीक है, वी नो पावर आपकी होती है, देखो वी आई कॉस फाई। अब यहाँ से देखो आपका करंट क्या निकलेगा, करंट यहाँ पे आ गया आपका पावर डिवाइडेड बाय वी कॉस फाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से आपको रिलेशन मिला कि जो आपका करंट है वो इन्वर्स रिलेशन में है कॉस फाई के साथ। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इंडक्टिव लोड में फाई ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी वजह से कॉस फाई कम होता है। तो कॉस फाई अगर आपका कम होता है तो आपका करंट क्या होता है, ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो सर्किट में करंट है की वैल्यू आपकी क्या है, ज़्यादा इंडक्टिव लोड में। ठीक है, इस करंट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से अब आपका जो आई स्क्वायर आर लॉस होंगे, ये वाले लॉसेस होंगे, ये क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, अब क्या होता है, देखो जिस भी कंपनी से आपके घर पे बिजली आ रही है, लेट्स से कोई भी प्राइवेट मान लो, रिलायंस या फिर अडानी या फिर गवर्नमेंट की जो भी आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब उनको है ना ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी बिजली को, थोड़ा मतलब जो करंट का लेवल है वो ज़्यादा कम करना, भेजना पड़ेगा इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है, इस लॉस को सिर्फ कंपनसेट करने के लिए।
तो वो इवन तो वो नहीं चाहते कि आप उनको एक्स्ट्रा रुपए दो, बट उनको रुपए लेने पड़ रहे हैं इस लॉस की वजह से, ठीक है? तो इस लॉस को कंपनसेट करना है। तो हमेशा जो कंपनीज़ वगैरह होती है, वो क्या करती है कि जो पावर फैक्टर है आपका, उसको हमेशा मेंटेन रखने को बोलती है कि आप यूनिटी के पास मेंटेन रखो, 1 के आस-पास मेंटेन रखो, जिससे आपका ये लॉसेस कम से कम रहे, ठीक है? जिससे उनको भी नुकसान नहीं और आपको भी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं। क्लियर है? तो देखो, करंट जैसे ज़्यादा होता है आपका आई स्क्वायर वाला लॉस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या करती है आपकी जो पावर कंपनीज़ है, वो ज़्यादा रुपए लेती है आपसे, ठीक है? इवन दो वो नहीं चाहते कि रुपए ज़्यादा लेना आपसे, ठीक है? बट उनको उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए रुपए लेने पड़ते हैं। क्लियर है? तो देखो, देयरफॉर इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द पावर कंपनी एंड द कंज्यूमर दैट एवरी एफर्ट इज़ मेड टू मिनिमाइज़ द करंट लेवल। देख, या तो आप बोल सकते हो करंट को एकदम बराबर लेवल में रखें, ठीक है, ये वाला करंट, या फिर आप बोल सकते हो जो आपका पावर फैक्टर है, उसको क्लोज टू यूनिटी रखें, ठीक है? 1 के पास रखने की करे, जिससे आपके लॉसेस कम से कम हो और कंपनी को आपको आपसे ज़्यादा चार्ज भी लेना नहीं पड़े। क्लियर है? तो देखो, ये चीज़ आपको लग रही होगी कि ऐसा कहाँ होता है वगैरह वगैरह, बट देखो जो आपके घर पे बात करते हैं तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता पावर फैक्टर का, बट जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स होती है, तो उनमें अगर आपका देखो सिंपल पावर फैक्टर सिर्फ देखो 0.8 से 0.9 भी कर देते हो ना आप, इतना पावर फैक्टर भी इंप्रूव कर देते हो, तो बहुत फर्क आ जाता है आपके रिएक्टिव पावर में। ये मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कितना चेंज हो जाता है रिएक्टिव पावर से। क्लियर है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप पावर फैक्टर करेक्शन करिए। तो ये तो आपने पढ़ लिया वाई, क्यों जरूरत है पावर फैक्टर करेक्शन की, ठीक है? इसलिए हमें जरूरत पड़ती है पावर फैक्टर करेक्शन की। अब देखते हैं पावर फैक्टर करेक्शन होता क्या है, ठीक है? तो देखो, पावर फैक्टर करेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर विदाउट अल्टरिंग द वोल्टेज और करंट टू द ओरिजिनल लोड इज नोन एज पावर फैक्टर करेक्शन, ठीक है? ये आपका जो भी लोड है, तो जितने वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, वो तो हमें प्रोवाइड करना ही है। क्लियर है? बट आपको उसका पावर फैक्टर को भी इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, यूनिटी के पास ला के रखना है, ठीक है? यही इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पावर फैक्टर करेक्शन। क्यों करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, मतलब कैसे काम करता है वो हम समझते हैं। तो देखो, एक सिंपल एक इंडक्टिव लोड लेता हूँ, ये एक इंडक्टिव लोड हो गया, ठीक है? इंडक्टिव लोड में ये इसका एक्सेल वाला पार्ट, एंड ये इसका रजिस्टेंस, ये इसकी सप्लाई वोल्टेज, ये इस वाले में जो भी करंट फ्लो होगा, ठीक है? तो मैं लिख लेता हूँ आई। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये जो इंडक्टिव लोड है, इसका जब फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, देखो पहले क्या बनाऊंगा, वोल्टेज, ठीक है? ये वोल्टेज बना दिया, ये है वोल्टेज, ठीक है? ये एकदम रेफरेंस पॉइंट है, समझो, ठीक है? वोल्टेज एंगल जीरो। अब देखो, करंट क्या करेगा, इससे लैग करेगा ना वोल्टेज से, इंडक्टर की वजह से करंट पीछे रहेगा, तो आप पीछे बनाइए। देखो, ये आपका हो गया करंट, हो गया आपका आई। सिंस ये आपका इंडक्टर है तो इसको हम आई एल लिख लेते हैं, ठीक है? ये हो गया आई एल, और ये एंगल क्या होगा आपका, पाई 1, ठीक है? अभी तक हमने पावर फैक्टर करेक्शन नहीं किया, सिंपल आपका इंडक्टिव लोड है, उसका हमने फेजर डायग्राम बनाया है। लेट्स से देखो, ये जो है सर्किट आपका इंडक्टिव लोड, इस टाइम आपकी जो पावर है, रियल पावर है पी, ठीक है? रिएक्टिव पावर है Q1, और जो अपेरेंट पावर है वो है S1। क्लियर है? ये पावर है इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। अब देखो, जब इसका पावर फैक्टर करेक्शन करेंगे तो कैसे किया जाता है? देखो, सिंपल क्या करते हैं, इस लोड के साथ पैरेलल में कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। अब इससे होता क्या नहीं होता इंप्रूव, वो हम अभी देखेंगे। देखो, ये आपका है कैपेसिटर टी, ठीक है? और रिएक्टेंस होगा एक्स टी। देखो, ये तो आपका सेम जो पहले वाला सर्किट था, एक्सएल और आर। बेसिकली ये आपका लोड है, ये आपका है, ये इतना जो पोर्शन है ये लोड है आपका, ठीक है? सप्लाई देखो, आपको लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज दे रहे हो और जो करंट दे रहे हो वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? देख लो, पावर फैक्टर करेक्शन की डेफिनेशन साफ लिख रखी है यहाँ पे, सप्लाई वोल्टेज वही, ठीक है? करंट वही, पहले जा रहा था वही, ठीक है? आई एल। अब देखो, जो कैपेसिटर है इसमें भी तो करंट फ्लो होगा, उसको लिख लेते हैं हम आई टी, और ये आपका हो जाएगा टोटल करंट आई। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना? अब देखो, यहाँ से आप क्या समझे कि आपका जो करंट है आई, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई एल प्लस आई सी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, इसका फेजर डायग्राम बनाते तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। तो पहले देखो, वोल्टेज वाली लाइन ड्रॉ करते, तो ये आपका वोल्टेज हो गया, ठीक है? वोल्टेज और एंगल
0 डिग्री। अब क्या ड्रॉ करते हैं, आई एल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो आई एल क्या करेगा, लैग करेगा, इसलिए ये हो गया आई एल। और लेट्स से ये एंगल आपका फाई, एक सेकंड इसको हम यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये आपका एंगल है फाई 1, क्लियर है। अब देखो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हमेशा करंट क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है। तो ये रहा वोल्टेज, इससे 90 डिग्री लीड यानी कि 90 डिग्री आगे बनेगा, 90 डिग्री आगे बना लो, ये हो गया 90 डिग्री वोल्टेज से आगे। ये कौन सा करंट होगा आपका, आई सी। या तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो मेरे को आई सी और आई एल इन दोनों को ऐड करना है, या फिर इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो आप कैसे बनाते हो रिजल्टेंट इस टाइप में, तो देखो आप क्या करते हो, ये जो आई सी वाला फेजर है, ये इतना, इसको उठा के आप इस आई एल के ऊपर रखोगे। तो देखो रखो, ये आपने रख दिया, ठीक है। ये आपकी किसकी है, आई सी की। आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ठीक है, यानी ये वाला निकाल रहे हो। ये ऐसे निकाला जाता है, इस फेजर को आपने उठाया और यहाँ पे पुट कर दिया, क्लियर है। अब जो रिजल्टेंट होगा, यानी ओरिजिन से एक सिंपली लाइन ड्रॉ करोगे और आईसी से कनेक्ट कर दोगे। तो ये आपने कनेक्ट कर दी, तो ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये आपका क्या शो कर रही है, रिजल्टेंट करंट आपका आई, ठीक है। अब ये जो एंगल है वोल्टेज और ये जो आई है ना रिजल्टेंट वाला, के बीच में जो एंगल है, इसको हम चलो लिख लेते हैं फाई 2, क्लियर है। अब देखो जब आपका कैपेसिटर नहीं लगा हुआ था, तब आपका एंगल क्या था, फाई 1, कोई डाउट नहीं। और जब कैपेसिटर आपने लगा दिया, तब एंगल क्या था, फाई 2। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हो कि आपका जो फाई 1 एंगल है, फाई 1 वो ग्रेटर देन फाई 2 है, ठीक है। तो यानी कि देखो पहले स्लाइड में मैंने आपको बताया था फाई वाला केस, ठीक है। फाई आपका कम हो गया, आपका कॉस फाई भी कम हो गया, मतलब देखो फाई आपका कम हो गया, आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया ना, यही तो हम करना चाहते थे। देखो जैसे आपने कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट किया, आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया, ठीक है। इसका अब तो फॉर्मूला वगैरह सब देखते हैं अब, बट उससे पहले ये देख लो, ये जो सर्किट है, इस केस में जो पावर है, एक्टिव पावर हो गई पी, रिएक्टिव पावर हो गई Q2, अपेरेंट पावर हो गई S2। अब किसी को डाउट है कि इसमें भी पी लिया है और इसमें भी पी लिया है, तो देखो पी आपकी होती है एक्टिव पावर, ठीक है, जिसकी यूनिट होती है किलोवाट। अब देखो जो कैपेसिटर है, कि अगर जो एवरेज आप पावर देखते हो, एवरेज एक्टिव पावर, वो होती है 0। इसलिए जो एक्टिव पावर है पी, वो दोनों ही केस में सेम रहेगी, क्लियर है। इसलिए मैंने पी लेके चल रहा हूँ। अब देखो पहले क्या था, बिफोर पावर फैक्टर करेक्शन फाई आपका था फाई 1, ठीक है, दिखा दिया मैंने। आफ्टर पावर फैक्टर करेक्शन फाई 2 हो गया। जब आप फाई 1 से फाई 2 जा रहे हो, आपने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया ना फाई को, फाई आपका हो गया डिक्रीज। यहाँ तक क्लियर है। देखो सिंपल दो फार्मूले लिखवा लेता हूँ, ठीक है, उनसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, पी आई कॉस फाई, ठीक है। तो आप और क्या लिख सकते हो, पी इक्वल्स टू वी आई को आप लिख सकते हो एस, एस आपकी अपेरेंट पावर हो गई, एस कॉस फाई। एक तो आपका ये वाला फार्मूला होता है। अब देखो रिएक्टिव पावर का भी एक फार्मूला होता है, क्यू इक्वल्स टू वी आई साइन फाई, ठीक है। इसको भी अगर अपेरेंट पावर की टर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा एस साइन फाई। दोनों फार्मूले समझ गए, ठीक है। अब इन दोनों फार्मूले को हम, तो जब आपने पावर फैक्टर करेक्शन नहीं किया और जब किया, इन दोनों केस में हम इन फार्मूले को निकालते हैं। तो देखो एक साइड में पावर फैक्टर करेक्शन वाला लूँगा, एक साइड बिना पावर फैक्टर करेक्शन। तो देखो जब बिना वाला है, तब जितनी भी चीज़ें वो कौन सी है, देखो पी है, Q1 है, S1 है एंड फाई 1 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ये सब आपका बिना पावर फैक्टर करेक्शन में। तो देखो, देखो पी का फॉर्मूला क्या आएगा इस केस में, पी इक्वल्स टू वोल्टेज करंट कॉस फाई 1, ठीक है, एंगल फाई 1 का आएगा। तो यहाँ से देखो अगर ये जो वैल्यू है, तो ये क्या है आपका अपेरेंट पावर S1, ठीक है, S1 लिखेंगे। तो यहाँ से देखो अगर S1 की मैं वैल्यू निकालता हूँ, तो वो आपकी आ गई पी डिवाइडेड बाय कॉस फाई 1, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करता हूँ, यानी Q की, ठीक है, Q आपका क्या होता है, वी आई साइन फाई 1, ठीक है, फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं इसलिए फाई 1। तो यहाँ से देखो रिएक्टिव पावर आपको क्या मिली, Q इक्वल्स टू वी आई क्या होता है आपका अपेरेंट पावर 1, 1 इसलिए बिकॉज फर्स्ट केस है। यहाँ पे क्या करिए, जो S1 है ये वैल्यू निकालिए, ये पुट करिए, P
ये आपका हो गया साइन फाइव वन डिवाइडेड बाई, यहाँ से कॉस फाइव वन आ जाएगा, ये हो गया कॉस फाइव वन। यहाँ से आपको रिएक्टिव पावर मिली। एक और चीज़, ये रिएक्टिव पावर सारी कौन सी होगी, वन, बिकॉज फर्स्ट केस की बात करें, ठीक है। ये आपको मिल गया पी टेन फाइव वन। यहाँ तक क्लियर है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये तो आपका था बिना पावर फैक्टर करेक्शन। अब देखो, जब करेक्शन करोगे तब एक्टिव पावर तो सेम ही रहेगी, ठीक है। रिएक्टिव पावर हो गई क्यू टू, अपेरेंट पावर एस टू, ठीक है। और आपका जो फाई है वो हो गया फाई टू। तो देखो, इस केस में आपका पहले था कॉस फाई वन पावर फैक्टर, अब आपका कॉस फाई टू हो गया, ठीक है। तो देखो, सिमिलर अगर पावर वगैरह नोट डाउन करता तो पी आपकी हो जाएगी पी आई कॉस फाई टू। ये आपकी अपेरेंट पावर है एस टू, तो यहाँ से अगर मैं एस टू की वैल्यू निकालता हूँ, ये आपके आगे देखो पी डिवाइडेड बाय कॉस फाई टू। देखो, अब अगर इनकी वैल्यूज़ वगैरह निकालते हो तो ये देखो कितना हो जाएगा, क्यू टू इक्वल्स टू वोल्टेज करंट साइन फाई टू। पी आई यहाँ पे क्या है, अपेरेंट पावर यानी एस टू वाली सेकंड केस की बात करें इसलिए, ठीक है। क्यू टू इक्वल्स टू, यही हो गया आपका अपेरेंट पावर एस टू, एस टू की वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा देखो पी साइन फाई टू अपन कॉस फाई टू, तो ये मिल गया आपको टेन फाई टू। ये आपका एक और फार्मूला मिल गया, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दोनों ही केस में आपने रिएक्टिव पावर निकाल ली, ठीक है, क्यू वन और क्यू टू निकाल दिया। अब देखो पावर ट्रायंगल समझते हैं इसका। देखो, सिंपल पावर ट्रायंगल बनाया मैंने, ये वाला आपका फर्स्ट केस के लिए। तो देखो, फर्स्ट केस में जो भी पावर थी आपकी, ये पावर वो थी पी, ठीक है। एंगल जो था, टोटल एंगल, ठीक है, वो क्या था, पाई वन, बना देते पाई वन, क्लियर है। ये आपकी पावर कितनी थी, ये जो होती है पावर, ये आपकी कहलाती है रिएक्टिव पावर, ठीक है। आपकी थी ये क्यू वन, ये आपका है क्यू वन, एंड ये आपकी हो गई अपेरेंट पावर एस वन, ठीक है। अब देखो, जब आपने पावर फैक्टर करेक्शन किया तो उस केस में आपकी क्या हुई, रिएक्टिव पावर कम हो गई ना, बिकॉज देखो फाई टू यहाँ पे समझो, देखो बिकॉज आपका जो फाई टू है, ये वाला फाई टू, ये क्या आपका लेस देन फाई वन है, ठीक है। तो टेन फाई, मिले जैसे मैंने कॉस फाई वाला समझाया ना, वैसे टेन फाई वाला कॉन्सेप्ट है। देखो, फाई टू की वैल्यू फाई वन से कम है, तो यहाँ से आपको पता चला कि जो टेन फाई टू है की वैल्यू कम है टेन फाई वन से, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों से पता चला कि आपकी जो रिएक्टिव पावर है यानी क्यू टू वो लेस देन क्यू वन है, यानी कि ये जो रिएक्टिव पावर है ना क्यू वन, इससे कम ही मिलेगी आपको, ठीक है। कहीं पे भी मिल सकती है इस पूरी लाइन पे, क्लियर है। तो जो भी अब रिजल्टेंट बनेगा यहाँ से ओरिजिन से लोगे इस पॉइंट से, ठीक है, वो कहाँ आएगा, किसी भी इस एक्सिस पे, ये लाइन खींचिए क्यू वन, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो एक रिजल्टेंट ले लेते हैं, ये ले, अच्छा आपका रिजल्टेंट है, यानी कि अब ये वाली पावर क्या हो गई, अब आपको करेक्शन करने के बाद ये इतनी रिएक्टिव पावर मिली है क्यू टू, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट खींची ये आपकी एस टू अपेरेंट पावर दूसरे केस में, ठीक है। तो आप ये देखो, आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो कम कितनी हुई, इतनी कम हो गई ना, इसको चलो लिख लेते हैं क्यू टी, ठीक है। यानी ये इतनी आपकी रिड्यूस हो गई, क्लियर है। अब देखो, जितनी रिड्यूस हुई उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सिंपल। देखो, रिडक्शन इन रिएक्टिव पावर कॉज बाय द शंट कैपेसिटर, क्या है वो आपकी क्यू टी। तो क्यू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी वैल्यू, देखो क्यू वन में से क्यू टू माइनस कर देंगे, क्यू वन माइनस क्यू टू, ठीक है। तो जो क्यू सी है यहाँ से क्या है, देखो क्यू वन की वैल्यू कितनी है पी टेन फाइव वन, क्यू टू की क्या है पी टेन फाइव टू, पी दोनों में कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट अंदर आपका आ जाएगा टेन फाइव वन माइनस टेन फाइव टू, क्लियर है। ये आपके आ गई रिएक्टिव पावर क्यू सी, यानी जितनी आपने रिड्यूस कर दी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। इसी पे बेस आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी पड़ेगी, नोट पे लिख लीजिए, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वैसे, कि आपकी जो कैपेसिटर है वो रियल पावर यानी जो पी है
वो डेसिपेट नहीं करता, ठीक है। वो जो एवरेज पावर होती है कैपेसिटेंस की वजह से वो जीरो रहती है। फिर आप नोट लिख के ये लिख सकते हो। ये दोनों ही केस में पी ही रही, ये पावर ट्रायंगल में भी समझ सकते हो, दोनों ही केस में पी थी। S1 के लिए भी पी है, S2 के लिए भी पी है, ठीक है। तो ये तो आपका निकल गया फॉर्मूला। तो ये तो आपने पता किया कि कितनी रिएक्टिव पावर कम हो गई। जैसे पहले मान लीजिए कि हो रही थी 1000 kVAR रिएक्टिव पावर कंज्यूम, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन करने के बाद लेट्स से वो हो रही है 500 kVAR। तो क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई 500, यानी 1000 माइनस 500, तो 500 बचा। क्यूसी की वैल्यू आ गई 500। तो क्यूसी तो आपको बता देगा, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि कितनी रिड्यूस हुई है रिएक्टिव पावर, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि कैपेसिटर की क्या वैल्यू रखे। कैपेसिटर की वैल्यू भी तो पूछते क्वेश्चन में, तो वो देखो। देखो ये आपका सिंपल कैपेसिटर है, ठीक है, सी, और इसका रिएक्टेंस है एक्स सी, और करंट आपका फ्लो हो रहा है आई सी, ठीक है। सिंस ये पैरेलल में कनेक्टेड था, जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो इसके क्रॉस वोल्टेज आएगा, ठीक है। सिंस कैपेसिटर में रियल पावर का कोई सीन नहीं रहता, ठीक है, सिर्फ रिएक्टिव रहता है। देखो जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस रिएक्टिव पावर होगी क्यू सी, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिंपल जो भी वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस मल्टीप्लाई जो भी कैपेसिटर के थ्रू करंट है, देन साइन एंगल क्या आ जाएगा आपका 90 डिग्री, बिकॉज सिर्फ आपके यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ रहे हो आप, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे रहता है, यानी फेजर कुछ इस टाइप का ही है। ये वोल्टेज, देन ये करंट आपका होगा, एंड ये 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आपको क्यू सी मिला, क्यू सी इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू आई सी, ठीक है। देखो वोल्टेज इंटू आई सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वोल्टेज है डिवाइडेड बाय जो भी आपका एक्स सी है, एक्स सी। यहाँ से आपको मिल गया ये वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स सी, ठीक है। और ये वोल्टेज आपका आर एम एस वैल्यू है, ठीक है ना। तो क्यू सी यहाँ से आपको आया क्यू सी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय एक्स सी की क्या वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, क्लियर है। यहाँ से आपको क्यू सी की वैल्यू मिल गई ओमेगा सी वी स्क्वायर आर एम एस। आपको चाहिए कैपेसिटर की वैल्यू सी की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपकी क्यू सी डिवाइडेड बाय ओमेगा वी स्क्वायर आर एम एस, क्लियर है। ये आपका कैपेसिटर की वैल्यू, तो ऐसे आप निकाल सकते हो कैपेसिटर की वैल्यू। क्यू सी की वैल्यू मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, पी 10 φ1 माइनस 10 φ2। बेसिकली आपका जो कैपेसिटर होगा वो उतनी ही रिएक्टिव पावर रिड्यूस करेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी वो कर सकता है, ठीक है। तो देखो क्यू सी की वैल्यू आप ऐसे निकाल दोगे P10 φ1 माइनस 10 φ2, ठीक है। और कैपेसिटी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड कर देंगे ओमेगा वी स्क्वायर आर एम एस से, क्लियर है। तो ऐसे आप देखो कैपेसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी रिएक्टिव पावर रिड्यूस हुई वो भी निकाल सकते हो। दोनों ही चीज़ें समझ गए, चलिए अब एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, जिससे ये पूरा टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हेन कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट RMS 60 हर्ट्ज पावर लाइन अ लोड एब्जॉर्ब 4 किलोवाट एट अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.8, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस नेसेसरी टू रेज द पावर फैक्टर टू 0.95। यानी देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो पावर फैक्टर यानी जो फर्स्ट केस है उस केस में आपका पावर फैक्टर है 0.8, ठीक है। और आपका जो वोल्टेज है वो दे दिया आपने 120 वोल्ट, जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दे दी 60 हर्ट्ज। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो सर्किट किस टाइप में, देखो एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टेंस, ये तो आपका लोड है। ये बोला कि ये जो लोड है ये भी काम कर रहा है 0.8 पावर फैक्टर पे। तो आप बताइए कि इसके साथ जो कैपेसिटर आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, एक कैपेसिटर की क्या वैल्यू रखे कि इसका पावर फैक्टर 0.95 हो जाए, ये आपको पूछा है। तो देखो सिंपल दो केस लेके चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट, जब आपके कॉस फाई की वैल्यू थी, कॉस फाई की वैल्यू कितनी थी 0.8, ठीक है, ये फर्स्ट केस है तो इसलिए इसको 5 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से 5 1 कितना आएगा, कॉस इनवर्स 0.8, ठीक है, वैल्यू आपकी होती है 36.87 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, या तो डायरेक्ट फार्मूला या फिर सिंपल अप्रोच जो मैंने बता रखी है। देखो 5 1 आपने निकाल दिया, अब आप क्या कर सकते हो, सिंपल देखो अगर आपको S1 निकालना है तो क्या करोगे, P डिवाइडेड बाय कॉस 5 1, ठीक है। P आपको दे दिया 4 किलोवाट, यानी 4 इंटू
1000 डिवाइडेड बाय 0.8, ये आपको मिल गया 5000 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, सेकंड आपको निकालना है Q1। Q1 कितना हो जाएगा, S1 इंटू साइन I1। S1 आपने निकाला 5000 इंटू साइन कितना है 51, 36.87 डिग्री। यहाँ से आपको Q1 कितना मिला देखो, Q1 इक्वल्स टू 3000 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ये तो आपको मिला Q1। ठीक है, एक और दूसरा तरीका देखो, यहीं पे एक बार 51 निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 10 51 निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 10 51 कितना हो जाएगा, 10 36.87 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0.75। क्या था, क्लियर है। अब देखो दूसरा केस है, यानी cos phi 2 कितना इंप्रूव करने को बोला, 0.95। ठीक है, यानी दूसरे केस में आपके सर्किट का पावर फैक्टर होना चाहिए 0.95। यहाँ से phi 2 की वैल्यू निकालो, क्या करोगे, कॉस इनवर्स 0.95। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा अराउंड 18.19 डिग्री। क्लियर है। सिमिलरली यहाँ से भी देखो आप S2 निकाल सकते हो। अब S2 आपका आएगा P डिवाइडेड बाय कॉस phi 2। दोनों केस में P तो सेम ही रहेगा, वो है 4000 डिवाइडेड बाय कॉस phi 2 आपका 0.95। तो सॉल्व किया, ये आपको आएगा 4210.5 वोल्ट एम्पियर। क्लियर है। अब देखो ये तो आपने निकाला S2, अगर Q2 निकालना है तो Q2 आपका हो जाएगा S2 इंटू कॉस phi 2। सिंपली क्या करोगे, इसको और इसको सिंपली, ये देखो S2 को रखोगे 4000, नोट डाउन कर देता हूँ, 4210.5 जाएगा साइन 18.19। ठीक है, तो सॉल्व करोगे ये आपको मिलेगा 1314.4 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो Q2 निकाल दिया। ठीक है, एक और तो क्या कर सकते हो, 10 phi 2 निकालो। 10 phi 2 कैसे निकालोगे, 10 18.19, तो ये आपको मिलेगा 0.32। क्लियर है। अब देखो आपको निकालना है पहले तो QC निकालते चलो कि कितनी रिएक्टिव पावर आपकी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो रिडक्शन इन QC कैसे निकालोगे, सिंपल जो भी पहले थी उसमें से बाद वाली माइनस कर दो। Q1 आपने निकाल दिया, Q2 निकाल दिया, ये आपको कितने मिली, 1685.6 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा जो फॉर्मूला सीधा मैंने डेराइव कराया था, P। ठीक है, 10 phi 1 माइनस 10 phi 2, P कितना आपका 4000 ब्रैकेट 10 phi 1 आपने निकाला 0.75। ठीक है, माइनस 10 phi 2 आपने निकाला 0.32। इससे भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी 1685.6 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, पहले आपकी हो रही थी 3000। क्लियर है, अब हो रही है इतनी, इतनी रिड्यूस हो गई। आपने सिर्फ कितना इंप्रूव किया पावर फैक्टर, 0.15 इंप्रूव करने की वजह से इतना आपका रिएक्टिव पावर कम हो गई। ठीक है, तो ये अपने घर पे तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, पर जो इंडस्ट्री वगैरह होता है उनको वहाँ पे बड़े बड़े कैपेसिटर लगा के रखते हैं, वो सिर्फ इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। कैपेसिटर के पूरे बैंक के बैंक लगा रखे होते हैं ताकि उनका पावर फैक्टर इंप्रूव रहे और उनको ज़्यादा चार्ज ना देना पड़े बिजली का। क्लियर है। तो आपने QC निकाल दिया, बट आपको चाहिए कैपेसिटर की वैल्यू, तो सिंपल कैपेसिटर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देयरफॉर P इक्वल्स टू QC डिवाइडेड बाय ओमेगा V स्क्वायर RMS वैल्यू। QC आपने निकाला 1685.6 25F इंटू 120 वोल्ट का स्क्वायर। ठीक है, सारी वैल्यूज रख दी। यहाँ से C निकल जाएगा आपका 310.5 माइक्रो फैरड, ये आपका कैपेसिटी। अब देखो, अगर आप चाहते हो ये सर्किट को प्रैक्टिकली अप्लाई, ठीक है, तो आप मार्केट में जाके ऐसे नहीं बोलोगे कि मुझे 310.5 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर दे दो। कैपेसिटर हमेशा आपका जिस वोल्टेज पर वो ऑपरेट करने वाला है, उस वोल्टेज के बेसिस पर हम कैपेसिटर खरीदा जाता है।
लेट्स से इस सर्किट में आपको कैपेसिटर खरीदना है, तो आप मार्केट में जाके बोलोगे कि मुझे आप कैपेसिटर दो जिसकी जो रेटिंग हो, वोल्टेज रेटिंग, वो 200 वोल्ट हो। 200 क्यों? अब देखो ये कैपेसिटर है, ये मैक्सिमम पीक वोल्टेज कितना इसके ऊपर आप आ सकता है, 120 मल्टीप्लाई रूट टू 170 वोल्ट, ठीक है, यानी मैक्सिमम 170 वोल्ट इसके अक्रॉस आ सकता है पीक वोल्टेज। तो ऑल ओवर अराउंड, मतलब अराउंड राउंड फिगर करके 200 वोल्ट का हम कैपेसिटर लेके आएंगे अगर इस सर्किट को हमें परफॉर्म करना है। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पावर फैक्टर करेक्शन। अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो थैंक यू वेरी मच।